नमस्कार दोस्तों, आपका पंकज पाठक इंग्लिश चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल विषय जो मध्य प्रदेश में आता है उसको कवर किया। इसके बाद कल्चर और अंततः राज व्यवस्था खंड को समाप्त करने के बाद एक टॉपिक बचता है जो थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं कि प्रशासन से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य है, अर्थात एजुकेशन एवं हेल्थ है। तो इसे कहीं ना कहीं हम प्रशासन से जोड़कर पढ़ते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को राज व्यवस्था खत्म करने के बाद डाला हुआ है। इसके बाद मध्य प्रदेश के इतिहास को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। बड़े बड़े लेक्चर बनेंगे, उनके बड़े वीडियो हो सकते हैं, क्योंकि एंशियंट को हमने एक ही पेपर में खत्म करने का प्रयास किया है, मतलब एक ही वीडियो बनाएंगे उस पर। मिडेवल मध्य प्रदेश को भी एक ही वीडियो में और मॉडर्न मध्य प्रदेश को भी एक ही वीडियो में कवर किया है। और जितने प्रश्न पिछले वर्षों के आए हुए हैं उन सबको उसमें समाहित करने का प्रयास किया और साथ में संभावित प्रश्न क्या आ सकते हैं उस पर भी उसमें चर्चा करने का प्रयास किया है। तो अब आप लोग देखिएगा, टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश शिक्षा एवं स्वास्थ्य। छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें मेनली इस चीज पर फोकस किया जाता है कि कोई भी विश्वविद्यालय जो है वो कब बना हुआ है, इसी से संबंधित पूरी चीजें इसमें होगी। और स्वास्थ्य का टॉपिक डाला हुआ है तो एक दो स्वास्थ्य के या मेडिकल दुनिया के प्रश्न मिल सकते हैं, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो पिछले वर्षों में पेपर आए हुए हैं। तो देखिएगा, टॉपिक आपके सामने है, मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य। चलिए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जवाब देना है आप लोगों को। देखें, टॉपिक में पहला प्रश्न है, आकांक्षा योजना का संबंध है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। आकांक्षा योजना का संबंध किससे है, यह आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन है, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक अर्थात जो प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से, यह पहला आपका ऑप्शन है। अनुसूचित जनजातीय छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देने से। तीसरा है, अनुसूचित जनजातीय छात्रों में उद्यमिता बढ़ाने हेतु, एंटरप्रेन्योर जिसे बोलते हैं आप, यानी कौशल डेवलपमेंट के लिए क्या ये योजना शुरू की गई है। तो आप देखिएगा 4 ऑप्शन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप बताएं। पहला है, अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से, अनुसूचित जनजातीय छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देने से, अनुसूचित जनजातीय छात्रों में उद्यमिता बढ़ाने हेतु। आप बताइए, अभी हमने टॉपिक का नाम ही लिखा है शिक्षा और स्वास्थ्य, और एक शब्द से भी आप समझ सकते हो, आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब कहीं ना कहीं ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति क्या करना चाहेगा। तो एक योजना का इसमें रूप दिया गया है। तो ऑप्शन तो देखना है इनके, लेकिन कोशिश ये करना है कि पहले इसे समझना है। अभी जैसे 25 मई को आईएएस का एग्जाम्स हुआ, यूपीएससी का। आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑप्शन को देख के पढ़ेंगे जब प्रश्न, तो आपको लगेगा कि हमारे ये सभी बन जाएंगे, हमसे इतने सरल लगते हैं। वो चीजें कठिन कब बनती हैं, जब हम सरल प्रश्न को गलत करते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो इस शब्द को पकड़ना है पहले, आकांक्षा, यानी आकांक्षा, और सभी में लिखा हुआ है कहीं ना कहीं शिक्षा के दो ऑप्शन है, और एक उद्यमिता अर्थात रोजगार को बढ़ाने की बात है कि व्यक्ति के अंदर एक कौशल डेवलपमेंट या कौशल विकास को बढ़ाने से है। स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, तो अब देखिएगा, आकांक्षा योजना का संबंध है। एक पार्ट आपने देखा होगा डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्व इनको बोलते हैं। यानी राज्य को ये निर्देश देते हैं, बताते हैं कि आपको करना क्या है, आपका भविष्य में कार्य क्या होगा। इसको इंडिकेट करते हैं डीपीएसपी। यानी डीपीएसपी में वो समस्त चीजें शामिल हो जाती हैं जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, यानी 36 से लेकर 51 तक उसका वर्णन है। संविधान के भाग 4 में वर्णन है, आप जानते हैं।
तो इसका मेनली फोकस होता है लोगों का वेलफेयर करना, यानी कल्याण करना। कल्याणकारी तत्व होते हैं ये। कैसे तत्व होते हैं? कल्याणकारी, वेलफेयर फैक्ट हैं ये। तो इनका उद्देश्य होता है विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बढ़ाना, यानी योजनाएं चलाकर लोगों में क्या करना? उनके कल्याण की तरफ ध्यान देना, उनके वेलफेयर की तरफ ध्यान देना है। चूंकि ये पूरा टॉपिक शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्वास्थ्य का कोई बिंदु आपके सामने नहीं लिखा है, कहीं ना कहीं ये शिक्षा से होगा। तो उद्यमिता को तो आपको इसलिए काट देना है क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। एक कार्य उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप दो ऑप्शन पढ़िएगा। अनुसूचित जनजाति एसटी छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। एक है अनुसूचित जनजातीय छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देने से। अब खेल भी इसलिए काट देना है क्योंकि ये एजुकेशन से नहीं जुड़ा है, तो इस ऑप्शन को भी आपको काट देना है। अब क्या बचा? अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से है। मतलब एक डिपार्टमेंट है आदिम जाति कल्याण विभाग, जो जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आदिम जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, याद रखना है। तो क्या है? आदिम जाति कल्याण विभाग है, जो जनजातीय मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक डिपार्टमेंट है। तो आदिम जाति कल्याण विभाग जो है वो क्या करता है? वो इस विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाता है जो आदिम जाति का मतलब होता है, अंग्रेजी में एक शब्द आता है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है वंचित समुदाय, समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ समुदाय, यानी उसे समाज में या तो सम्मान नहीं मिला, यानी सामाजिक रूप से उसकी स्थिति कमजोर है, और इकोनॉमिकली उसका जो सामाजिक माहौल या आर्थिक माहौल है वो भी डाउन है। ऐसी जातियों को हम आदिम या पुरातन जाति कहते हैं, जो समाज की मुख्यधारा से आमतौर पर कटे होते हैं। इन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की स्कीम लेकर आता है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर आता है। और ये जितनी भी योजनाएं भारत में चलती हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, वो सभी संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखकर चलाई जाती हैं, क्योंकि इन भाग का टोटली संबंध है योजनाओं को लॉन्च करना। और जब योजनाएं लॉन्च होगी तो किसी जाति का सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा योजनाओं से, आर्थिक दायरा भी बढ़ेगा, और वो आगे जाने के लिए उन योजनाओं का सहारा लेकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस चीज को याद रखना। तो ऐसी ही एक योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है जिसका नाम है आकांक्षा योजना। आकांक्षा योजना का टोटली उद्देश्य है कि एजुकेशन देना, और ऐसी एजुकेशन नहीं देना बल्कि उन्हें व्यवसाय भी मिल सके, आगे उन्हें गवर्नमेंट जॉब में भी ले जाया जा सके। तो उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं एकदम फ्री कर दी गई हैं, उनके लिए अलग से कोचिंग खोली गई हैं, इस बात को याद रखना है। तो अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से इसका संबंध है। अगर आपने पूरा ये अभी सुना होगा 5-7 मिनट का जो आपके सामने हमने पेश किया है, तो आप जान पाए होंगे कि आकांक्षा योजना का संबंध किससे है। अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से है। और ये केवल मध्य प्रदेश सरकार नहीं करती है, विभिन्न स्टेटों की सरकार भी ऐसा करती है, और साथ में केंद्र सरकार भी ऐसा करती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो कोचिंग है वो मुफ्त में प्राप्त हो सके इस योजना के माध्यम से। अच्छा, एक चीज और है, आजकल हम इतनी फ्री शिक्षा में जी रहे हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, फ्री शिक्षा में जी रहे हैं। और अगर किसी का उद्देश्य है कि हमें टेस्ट निकालना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, तो इतने संसाधन उपलब्ध है, अगर किसी के पास फोन भी है तो वो आराम से टेस्ट निकाल सकता है, टेस्ट क्रैक कर सकता है। अब उसे जरूरी नहीं कि कहीं और जाना पड़ेगा, आराम से घर में बैठकर कोचिंग को ले सकता है, मोबाइल के माध्यम से चीजों को पढ़ सकता है। तो सरकार भी योजनाएं चलाती हैं, वो आपके सामने है। आकांक्षा योजना का संबंध अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से है। और हमने योजना का कंसेप्ट आपको समझा दिया, डीपीएसपी से लिया गया है, और आदिम जाति कल्याण विभाग इसको संचालित करता है। इस चीज को याद रखना। यह डिपार्टमेंट है जो जनजातीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, मिनिस्ट्री के अधीन ये डिपार्टमेंट काम करता है। ठीक है,
दोस्तों आप लोग इसका समझ पाए होंगे और आंसर दिया होगा आप लोगों ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना, यह है प्रश्न आपके सामने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, इस योजना से या जननी सुरक्षा से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा मध्य प्रदेश में जो परिचित ना हो। आमतौर पर अगर कोई गांव से संबंध रखता है तो वो ये जानता होगा कि जननी सुरक्षा की कारें गांव में क्यों आती हैं, और वहां पर एक कार्यकर्ता इसके लिए काम करती है जिसका नाम होता है आशा कार्यकर्ता। जननी सुरक्षा योजना के तहत ही गांव गांव में आशा कार्यकर्ता हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करती है। और इसका टोटली ये भी स्कीम है, एक योजना है, और योजना कहां से चलती है? डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का टोटली उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को वास्तविक धरातल पर लाना, अर्थात कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को वास्तविक रूप से स्थापित करना ताकि सबका वेलफेयर हो सके। तो आप समझ रहे हैं जननी सुरक्षा योजना, और इसके तहत गांव के लेवल पर, गांव के स्तर पर, ऑप्शन आपको देखना है, जवाब देना है। गांव के स्तर पर क्या किया जाता है? एक कार्यकर्ता इसमें काम करता है जिसका नाम है आशा कार्यकर्ता। आशा कार्यकर्ता। पहले गांवों में जब ये योजनाएं नहीं चलती थी तो दोस्तों ताई जी काम किया करती थी, और ये ताई जी लोग एक विशेष समुदाय या विशेष जाति से संबंध रखती थी। आप लोग लोकल भाषा में उनको समझते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। ताई लोग ये काम किया करती है। अब सरकार ने इसे एक संस्थागत पेशा दे दिया है अलग से। तो अब एक शब्द लिखला संस्थागत, तो यहीं पर लिखना है सब चीजों को, आप आंसर दें जब तक। एक निकला संस्थागत, संस्थागत मतलब इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत। अब देखें जननी सुरक्षा, जननी सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके तहत है ये। तो अब समझना है इसको, संस्थागत किसको? जननी सुरक्षा अर्थात प्रसव को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यानी जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मतलब महिलाओं की शारीरिक स्थिति को संरक्षित करना, और जो उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो अब स्वास्थ्य के माध्यम से उन्हें संस्थागत प्रसव करवाया जाए, यानी हॉस्पिटल में ये चीजें हो। और ऐसा वैसा नहीं, सरकार इसके लिए प्रोत्साहन स्वरूप राशि भी प्रदान करती है, पैसे मिलता है, फ्री सेवा है एकदम जननी सुरक्षा योजना। और ये अप्रैल 2005 से, अप्रैल 2005 से इसे प्रारंभ किया गया था, इस बात को याद रखना है। तो अब बताओ जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य, जो डिटेल हो सकता था, जो कंसेप्ट हो सकता है, वो हमने बता दिया। इसके तहत गांव में कौन सा कार्यकर्ता काम करता? आशा कार्यकर्ता, जो आमतौर पर लेडीज होती है, महिला होती है। इसका उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पर माताओं को समस्या का सामना लेडीज को ना करना पड़े। और अप्रैल 2005 से प्रारंभ हुई। अब 4 ऑप्शन है, आप देखिएगा। माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। हमने आपको कंसेप्ट दिया, आप आंसर दे पाएंगे। आम जन को सुरक्षित शारीरिक संबंधों के लिए बढ़ावा देना, हमने आपको कंसेप्ट दिया है, जवाब आपको देना है क्योंकि ये सब मिलते जुलते हैं। विधवा महिला को पेंशन उपलब्ध करवाना, यह स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य मिशन है, तो ये तो आपको काट ही देना है। गरीब लोग को आश्रय उपलब्ध करवाना, यह भी स्वास्थ्य से नहीं जुड़ा है। गरीब कोई स्वास्थ्य से थोड़ी, मतलब हाँ मान सकते हैं कि गरीब चिकित्सा की सुविधा उन्हें ना मिलती हो, यह माना जा सकता है कि पैसे की तंगी के कारण या आर्थिक समस्याओं के कारण उन्हें बीमारियों से जूझना पड़ता हो। तो अब देखिएगा,
तो दो ऑप्शन तो काट दिए हैं। अब एक है माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, दूसरा आम जन को सुरक्षित शारीरिक संबंधों के लिए बढ़ावा देना। इसके लिए अलग स्कीम है और ये आप लोग जानते होंगे, शारीरिक संबंध की बात है तो ये भी आपको काट देना है। अब ऑप्शन क्या बचा, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। इसका राइट आंसर ये होगा। क्यों, देख लो आपके सामने हमने लिखा है, प्रसव को, कैसे प्रसव को, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। जब हॉस्पिटल में ये चीजें होंगी प्रेगनेंसी के टाइम पर तो उन्हें समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, अर्थात माता की मृत्यु दर कम होगी और साथ में किसकी मृत्यु दर कम होगी बताइए हमें, शिशु मृत्यु दर भी कम होगी। क्योंकि गांव में ताईजी लोग जब ये प्रसव पीड़ा से या उनकी समस्या से समाधान निकालती थी तो कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता था और पहले माता और शिशु मृत्यु दर बहुत था। अब इतना नहीं, क्योंकि सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजना और मैनली जननी सुरक्षा योजना जो एमपी से संबंधित है ये चलाकर संस्थागत प्रसव को बढ़ाया, अर्थात माता एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका एक उद्देश्य है। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो ये होता संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। ठीक, तो ये था आपके सामने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य। आप लोग चीजों को समझ पाए होंगे। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहां स्थित है? वैसे हमारे ख्याल से नाम पढ़ के आप जवाब दे दोगे, अगर आपने थोड़ी बहुत भी एमपी पढ़ी होगी तो। नहीं पढ़ी है तो कुछ नहीं करना है, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर जाकर एमपी जीके के जितने लेक्चर डाले हैं वो देखभाल लेना है, आपका काम चल जाएगा। काम नहीं चलेगा दौड़ेगा। देखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहां स्थित है? देखो, माधव कौन थे पहले तो ये बताओ। सिंधिया राजा हैं ये, सिंधिया राजा। अब डायरेक्ट आपको पता चल गया होगा, तो बताओ कहां होगा? सिंधियाओं का गढ़ कहां है? मेनली ये कहां के थे? महाराष्ट्र के थे। वहां कुछ फूट पड़ी पेशवाओं के समय तो ये होलकर इंदौर आ गए, फिर महेश्वर में भी उन्होंने राज किया मध्य प्रदेश में। सिंधिया ग्वालियर आ गए, फिर शिवपुरी में भी उन्होंने राज किया। ये अलग अलग क्षेत्र में बट गए। पवार जो महाराष्ट्र के ही थे वो कुछ हद तक धार में आ गए मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की बातें हैं तो हम उनकी बताना पड़ रहा है। और ये मूलतः सभी महाराष्ट्र के हैं, इस चीज को याद रखना है, मराठे हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत विद्यालय कहां स्थित है? कॉलेज कहां है? संगीत का है। सिंधिया राजा माधव थे, उनके नाम पर माधव संगीत महाविद्यालय कहां स्थापित हुआ? चलो हम इसका डिटेल बताते जब तक जवाब दें आप। 1918 में स्थापित हुआ ये। 1918 में एक व्यक्ति थे जिनका जन्म बंबई में हुआ था। बंबई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बंबई था पहले, गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर बंबई प्रांत था। फिर 1960 और 61 के दशक में ये अलग हुए। मराठी के लिए महाराष्ट्र बना, गुजराती के लिए गुजरात बना। ये आप जानते होंगे, भाषा के आधार पर दोनों राज्यों का निर्माण हुआ है। तो देखिएगा, 1918 में माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना बंबई के विष्णु नारायण भातखंडे ये संगीत से जुड़े व्यक्ति थे, संगीतकार थे एक, विष्णु नारायण भातखंडे। कौन है? विष्णु नारायण भातखंडे। इन्होंने 1918 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। इस बात को याद रखना है। और ये मूलतः बंबई के थे, लेकिन इन्होंने दो जगह संगीत महाविद्यालय या कॉलेज खोले। एक लखनऊ में भी संगीत महाविद्यालय अर्थात कॉलेज विष्णु नारायण भातखंडे ने खोला, और एक खोला कहां पर? तो याद रखना, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक, तो एक क्लू निकाला, माधव राव सिंधिया राजा थे तो ग्वालियर में होगा। और फिर इसका डिटेल कहां से बनेगा प्रश्न का? 1918 में स्थापित हुआ। विष्णु नारायण भातखंडे जो बंबई में जन्मे थे, उनके द्वारा लखनऊ और ग्वालियर में संगीत महाविद्यालय यानी कॉलेज खोले गए।
तो कहां होगा इसका राइट आंसर है ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना है ये। अब ये भी पूछ सकता मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय का नाम क्या है? माधव संगीत महाविद्यालय। समझ गए ना? किसने स्थापना की? विष्णु नारायण भातखंडे ने। फिर प्रश्न बदल देगा, कहां स्थापना की? ग्वालियर में। कब स्थापना की? 1918 में। भाई ये तो फैक्ट है, वो आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक, तो इसका जवाब भी आपने दिया होगा। अब देखो, रायपुर में तो रहे नहीं है सिंधिया, इंदौर में भी ऐसा सिंधियाओं का राज नहीं रहा, भोपाल में भी ऐसा नहीं रहा, तो भैया ग्वालियर है। और ये जो ऊपर के तीन है ये संगीत से भी कमतर जुड़े हैं, संगीत से ग्वालियर घराना जुड़ा है, इसलिए संगीत का प्रसिद्ध घराना भी ग्वालियर घराना कहलाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में संगीत राजधानी मेहर जो सतना में पड़ता है उसको कहते हैं। ठीक, चलें अगला देखें। प्रश्न आपके सामने है, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थित है? ये बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय जो बुंदेलखंड का पहला है। अभी और एक चर्चा का विषय है जो दतिया और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में विवाद का कारण था, मेडिकल कॉलेज। अब कहते हैं अंततः वो छतरपुर में आ गया है मेडिकल कॉलेज। ठीक है, दतिया और छतरपुर में उस पर विवाद था। अब ये पूछ लिया बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय कहां है? जो बुंदेलखंड का पहला है, बुंदेलखंड का पहला चिकित्सा महाविद्यालय। अब चिकित्सा शिक्षा को मध्य प्रदेश में महत्वता कब मिली, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो अब सुनिएगा, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थित है? प्रश्न यह है, बताइए हमें। विदिशा क्या बुंदेलखंड में है? पहले तो समझ विकसित करना है अपनी। विदिशा बुंदेलखंड में नहीं है भाई साहब, मालवा में पड़ता है, जो भोपाल संभाग का एक जिला है। इंदौर क्या बुंदेलखंड में है? इस हिसाब से तो लगा सकते ना आप ऑप्शन। क्या बुंदेलखंड में है? बिल्कुल नहीं है भैया, इंदौर बुंदेलखंड में, ये भी मालवा में है। इंदौर संभाग का जिला इंदौर है, मतलब संभाग भी है जिला भी है। रतलाम, रतलाम क्या बुंदेलखंड में है? क्या बुंदेलखंड में है? बिल्कुल नहीं है भैया, ये उज्जैन संभाग का एक जिला है रतलाम, जो मालवा में पड़ता है। उज्जैन कहां आता है? मालवा रीजन में आता है। अब बचा क्या? सागर। सागर 3 भौगोलिक क्षेत्र की सीमा को साझा करता है, ऐसा हमारा मानना है। देखिए कौन कौन सी? रीवा पन्ना के पठार, रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा पन्ना पठार। ठीक, फिर दूसरा बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेली बोली होती है वहां पर, पठार। बुंदेलखंड से भी इसका सीमा साझा होती है। और एक है मालवा रीजन, मालवा का पठार, उससे भी इसकी सीमा साझा होती है। इसलिए तो कहते हैं मध्य प्रदेश में कर्क रेखा मालवा के 9 जिलों से गुजरती है और पूरे मध्य प्रदेश में 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है, तो रीवा पन्ना में भी सागर का विस्तार है, बुंदेलखंड के पठार में भी विस्तार है, मालवा के पठार में भी विस्तार है। तो अब जो विदिशा, इंदौर या रतलाम है वो सभी मालवा रीजन के हैं डिस्ट्रिक्ट। और पूछा क्या है? बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थित है। अब ये जरूरी नहीं है कि बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय मालवा में नहीं बन सकता है, बन सकता है, लेकिन भाई क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझेंगे कैसे? समझना भी तो पड़ेगा। तो बताओ, क्या रीवा पन्ना में पड़ता है सागर? बिल्कुल पड़ता है। क्या बुंदेलखंड में पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। क्या मालवा रीजन में पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो बताइए, इसका राइट आंसर तो आपको पता चल गया, सागर है। यानी बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, जो बुंदेलखंड का पहला चिकित्सा महाविद्यालय है, वो कहां पर खोला गया? सागर। अब बुंदेलखंड कौन? एमपी वाला बुंदेलखंड शामिल करना, यूपी वाला नहीं। तो फिर तो झांसी में मेडिकल कॉलेज बहुत पहले से स्थापित है, वो यूपी का रीजन है और वो भी बुंदेलखंड में आता है। तो बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थित है? सागर में स्थित है। और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना। आप लोग दोस्तों इसका जवाब दे पाए होंगे। ठीक है, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। देखो ये रिपीटेड हो गया है, लेकिन सॉल्व करना है आपको इसको। रिपीटेड है पूरा। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना कहां की थी?
मध्य प्रदेश से पूछा है, ग्वालियर में। कब की थी बता चुके हैं, 1918 में। भातखंडे भाई साहब कहाँ के थे, बंबई के थे। इन्होंने कहां कहां पर संगीत विश्वविद्यालय खोले, लखनऊ। लखनऊ तो लखनऊ तो यूपी में है, और ग्वालियर। और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय या कॉलेज कौन सा है, तो उसका आंसर है माधव संगीत महाविद्यालय या कॉलेज, जो ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर संगीत घराना कहलाता है। ठीक है, तो ये रिपीटेड है, अब इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चले, अब कुछ रिपीटेड तो हो ही जाते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने है, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई। कितना समझदारी का प्रश्न है। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई है। देखो ऑप्शन भी इतने अच्छे दिए हैं कि आप जवाब दे पाओगे। पहले बताओ, विधि के क्षेत्र की मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी संस्थान कौन होगी। हाई कोर्ट ही होगा, बिल्कुल होगा। आप क्वेश्चन का जवाब तो निकालना है, हाई कोर्ट ही होगा। अब हाई कोर्ट कहां है, एमपी में। पहले सबसे पुराना नागपुर था, फिर 1956 में एमपी बना तो क्या हो गया, जबलपुर, 1956 में। इसकी 2 खंडपीठें हैं अभी वर्तमान में, 2 खंडपीठ हैं और एक प्रस्तावित है, एक प्रस्तावित है। ठीक है, तो देखिए 2 खंडपीठ कौन कौन सी है। 1968 में खंडपीठें बनी थी, जबकि हाई कोर्ट 1956 में बना था। ग्वालियर, इंदौर, और एक प्रस्तावित जो है वो है भोपाल। अब बताइएगा, ऑप्शन देखो। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये स्थापित हुआ था 2018 में, और इसके पहले कुलपति प्लस संस्थापक भी वही थे, प्लस संस्थापक कुलपति थे। हाँ, कई होते हैं ऐसे विश्वविद्यालय जिनके संस्थापक जो होते हैं वही कुलपति बना दिए जाते हैं। उनका नाम है बलराम, प्रोफेसर बलराम चौहान। ये है कुलपति और संस्थापक थे। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना, हमने क्लू निकाला, विधि के क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था हाई कोर्ट ही होगी। विधि की व्याख्या करता है यही राज्य स्तर पर, और हाई कोर्ट जबलपुर में है। जबलपुर की 2 खंडपीठें 1968 में बन गई थी, ग्वालियर और इंदौर। एक प्रस्तावित है 2020 के बाद भोपाल जो बनेगी खंडपीठ। तो बताओ ऑप्शन में क्या ग्वालियर है, नहीं है, छतरपुर है, रायसेन है, दतिया है। क्या इंदौर है, नहीं है इंदौर कहीं ऑप्शन में। क्या भोपाल है, बिल्कुल नहीं है कहीं। तो मेन है क्या, जबलपुर, बिल्कुल है, देख लो ऑप्शन में। तो आप इस कंसेप्ट को समझे और आप जवाब दे देंगे। इसका राइट आंसर है जबलपुर। यानी धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में की गई, जिसके कुलपति संस्थापक बलराम चौहान थे। ठीक, चलिए प्रश्न आपके सामने है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहां स्थित है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहां स्थित है, बताएं। अच्छा, ये अवधेश प्रताप एक प्रसिद्ध राजा रहे हैं। अवधेश प्रताप सिंह, पहले तो निकालो ये कहां से संबंधित रहे। ये एक बात याद रखना है, ये बघेली या बघेलखंड रियासत से संबंधित हैं। ये डिटेल हम बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना निकालो, कैसे करोगे। अवधेश प्रताप सिंह एक प्रसिद्ध राजा है जो बघेली रियासत से संबंधित है, और बघेली रियासत में यहां सतना को हम इंक्लूड कर सकते हैं बघेली में, सीधी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन हम रीवा को इंक्लूड कर सकते हैं। तो बताएं, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहां स्थित है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1968 में की गई। में स्थापना हुई, कब स्थापना हुई, 1968 में स्थापना हुई। फिर
यूजीसी 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 नेट होता है, आपको पता है, एक संस्थान है यूजीसी। यूजीसी ने कहा कि 1972 में इसे मान्यता दे दी कि हां ये विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली, विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया, मान्यता दे दी। तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय 1968 में स्थापित हुआ। यूजीसी नेट ने इसे 1972 में मान्यता प्रदान कर दी विश्वविद्यालय के रूप में। तो भैया ये सागर सीधी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रीवा। रीवा रियासत के ही राजा थे अवधेश प्रताप सिंह, जो बघेली रियासत से संबंधित माने जाते हैं। तो ये रीवा रियासत के राजा हैं, रीवा रियासत के राजा रहे हैं। रीवा रियासत के राजा कौन रहे हैं? अवधेश प्रताप सिंह। और उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय रीवा में 1968 में स्थापित हुआ। यूजीसी नेट ने 1972 में इसको विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की। तो आज से प्रश्न पूछे, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहां स्थित है? रीवा में, 1968 में स्थापित हुआ, 1972 में इसको यूजीसी नेट ने मान्यता प्रदान की। चलिए, हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, सॉल्व कीजिए इसे। लक्ष्मीबाई नेशनल शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो लक्ष्मीबाई नेशनल शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952, 1957, 1960, 1961। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। चलो पहले तो निकालो, क्वेश्चन कैसे, आंसर कैसे निकालोगे? लक्ष्मीबाई का संबंध मेनली झांसी से है, क्योंकि उनका वहां विवाह हुआ था गंगाधर से, रानी लक्ष्मीबाई। अब देखिएगा, लेकिन ग्वालियर में इनका देहांत हुआ। ग्वालियर का संबंध भी लक्ष्मीबाई से है। और भैया प्रश्न मध्य प्रदेश के हैं, तो झांसी तो मध्य प्रदेश में है नहीं है, ग्वालियर है। तो लक्ष्मीबाई नेशनल शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां होगा? पहला प्रश्न मिल गया, ग्वालियर में होगा, ग्वालियर में होगा। ऑप्शन में ये पूछा नहीं गया है कहां, ये पूछा है कब स्थापित हुआ। और इसके बारे में जान लो, लक्ष्मीबाई नेशनल शारीरिक शिक्षा संस्थान एशिया का, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया का पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान है। याद रखना है, एशिया का पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान है पूरे एशिया का, और महिलाओं के लिए समर्पित है, इस बात को याद रखना है। और ग्वालियर में है। अब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, आप सबको पता है, 1 नवंबर 1956, और इसके 1 साल बाद ही लक्ष्मीबाई के नाम पर एक शारीरिक शिक्षा संस्थान खोला गया, क्योंकि ये वीरांगना है एक। तो 1957 में लक्ष्मीबाई नेशनल शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई। लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से है, वहां विवाह हुआ। ग्वालियर में संबंध है, इनका देहांत यहां हुआ था, आपको पता है, ग्वालियर में भी होगा। तो इस बात को याद रखना है, लक्ष्मीबाई नेशनल शारीरिक शिक्षा संस्थान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, और 1957 में स्थापित हुआ था, जो एशिया का पहला फिजिकल ट्रेनिंग शिक्षण संस्थान है। फिजिकल रूप से ट्रेनिंग देने का काम करता है, महिलाओं के लिए समर्पित है, और पूरी एशिया का ऐसा पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान है जो महिलाओं के लिए समर्पित हुआ था, यानी स्थापित हो गया। ठीक,
तो आप लोग इसका आंसर समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? आप इसका आंसर दें। देखें, माखनलाल चतुर्वेदी कौन थे? जब तक हम कुछ बातें निकालते हैं एक्स्ट्रा। ये एक साहित्यकार थे, यानी कवि थे। इन्हें अपनी रचनाओं के कारण एक भारतीय आत्मा कहते हैं। एक भारतीय आत्मा कहते हैं। इनका संबंध होशंगाबाद से है। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन समारोह खंडवा में होता है इनके नाम का। इनका जन्म भले ही नर्मदापुरम होशंगाबाद में हुआ। विभिन्न प्रकार की रचनाएं रची माखनलाल चतुर्वेदी ने, और फेमस है पुष्प की अभिलाषा, जो आप लोग जानते हैं, और भी बहुत सारी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? और रचनाएं पढ़ना है तो हमने साहित्यकारों का एक वीडियो पूरा बनाया है एमपी पर, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? इसका जवाब आपको देना है। ये एक विश्वविद्यालय है और ये एमपी का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो पत्रकारिता और संचार के लिए समर्पित है। ये एमपी का पहला विश्वविद्यालय है, पहला विश्वविद्यालय है जो पत्रिका और कम्युनिकेशन संचार को समर्पित है। यह भी बन सकता है आपसे, पत्रिका और संचार के लिए समर्पित पहला विश्वविद्यालय एमपी का कौन है? तो उसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय। अब पूछा है स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना डायरेक्ट फैक्ट है, तो इस बात को याद रखना, क्योंकि डेटें लिखी हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अब भाई डेटे क्यों निकाले अपन कि इस डेट को क्या हुआ, इस डेट को? जैसे 1998 में आपको पता है सबसे ज्यादा जिले एमपी में बने थे, सबको पता है। 10-16 जिले बने थे, जिनमें से कुछ छत्तीसगढ़ में चले गए। 1996 ऐसी कोई प्रसिद्ध डेट नहीं जो एमपी से रिलेटेड रही हो। 2011 अभी की बात है, 2011 में एक काम जरूर हुआ था, दूसरी खुली जेल बनी थी नर्मदापुरम होशंगाबाद में, हम पढ़ा चुके हैं आपको। पहली मुंगावली अशोकनगर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्ष 1990। वर्ष 1990 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये एमपी का पहला विश्वविद्यालय है जो पत्रिका और संचार को समर्पित है। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, बाबा साहेब अंबेडकर विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? पहले तो कॉलेज कब बना था ये तो जान लें, फिर आगे बढ़े। डेट है इसमें भी। अब बाबा साहब अंबेडकर के बारे में आप लोग अभी देखो चर्चा का विषय बने हुए हैं ये, क्योंकि अभी डिबेट चल रही है कुछ चीजों पर, इनके ऊपर। वो डिबेट आपको पता है, बाकी हम उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। जब मौका लगा तो वीडियो बनाने का प्रयास करें। बाबा साहेब अंबेडकर विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? सीधा प्रश्न है। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, आप सबको पता है। आप सब जानते हैं इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हुआ था। तो इस बात को तो समझ गए कि बाबा साहब अंबेडकर विज्ञान संस्थान कहां होगा? महू में होगा। महू इंदौर में होगा। ऑप्शन में ये तो पूछा नहीं गया कहां है, ये पूछा है कि इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विज्ञान संस्थान विश्वविद्यालय या कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना 1988 को हुई थी, को स्थापित हुआ। किस रूप में स्थापित हुआ? कॉलेज के रूप में। किस रूप में स्थापित हुआ? कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन इसे
पूछा क्या है, विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, प्रश्न ये है। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 2016 में। तो इसका राइट आंसर क्या है, बाबा साहब अंबेडकर विज्ञान संस्थान जो महू में 1988 में स्थापित हुआ था, उसे विश्वविद्यालय का दर्जा वर्ष 2016 में मिला। भाई कॉलेज के रूप में कोई संस्था बन सकता है, एक संस्थान के रूप में बन सकता है। कई तो ऐसे बने हैं कि जो स्कूल से विश्वविद्यालय तक पहुंचे, वो उनकी कार्य पद्धति पर निर्भर करता है कि वो कहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, ऐसे बनते हैं चीजें, इस बात को याद रखना है। बाबा साहेब अंबेडकर विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा वर्ष 2016 में मिला है। ठीक है, आधुनिक मनु बोलते हैं बाबा साहब अंबेडकर को, आप लोग जानते होंगे। चले आगे बढ़ते हैं। चले अगला प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृषि से संबंधित है लेकिन शिक्षा के पर्पज को लेकर है। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई, मध्य प्रदेश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, बताएं। मध्य प्रदेश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई, चलें बताना है आपको इसका जवाब। देखो, पहला अगर संगीत विश्वविद्यालय पूछे तो ग्वालियर है। पहला टेक्नोलॉजी की दुनिया का पूछे जैसे आईआईटी, तो आपको इंदौर लगाना है। अगर कोई संस्कृत टाइप का विश्वविद्यालय पूछे जैसे विक्रम विश्वविद्यालय है, आपने नाम सुना होगा, या पाणिनि नाम के कोई भी पूछे, या धनवंतरी नाम के कोई भी पूछे, या कालिदास नाम की कोई भी संस्थान पूछे, तो आमतौर पर आपको उज्जैन टिक लगाना है। अब बचा क्या, जबलपुर। तो इस हिसाब से आंसर तो पता चल गया। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई, प्रश्न ये है। तो अब देखते हैं, ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 2 अक्टूबर 1964 को एमपी में पहला कृषि विश्वविद्यालय बना। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में और 1964 में स्थापित हुआ मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। पहला विश्वविद्यालय नहीं, जैसा अभी पत्रिका और संचार विश्वविद्यालय बताया। प्रश्न क्या है, 2 अक्टूबर 1964 को एमपी में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ एमपी में, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 2 अक्टूबर 1964 को स्थापित हुआ। समझ गए इस चीज को। तो मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 2 अक्टूबर 1964 को स्थापित हुआ। इसका नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो जबलपुर में है। अब यह भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय उसका नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जबलपुर। हमने क्या बताया, संस्कृत से संबंधित कुछ भी बातें पूछे उज्जैन लगा देना है। खेल के क्षेत्र में कुछ भी पूछे आमतौर पर इंदौर लगाना है, आमतौर पर। ये 100% सत्य नहीं है। और अगर संगीत से कोई भी पूछे तो आप ग्वालियर को महत्व देंगे, क्योंकि पहला संगीत विद्यालय या कॉलेज माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में है, जो 1918 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई, जबलपुर में 1964 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। चलिए हाँ, देखें प्रश्न आपके सामने है। आईआईटी इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी इंदौर की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, यह प्रश्न है। डायरेक्ट फैक्ट है, 2002, 2004, 2007, 2009। पहले और चीजें जानो। आईआईटी पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी। ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है, बड़े बड़े इंजीनियर देते हैं ये संस्थान, इस बात को याद रखना है। तो आईआईटी इंदौर की स्थापना कब हुई, आईआईटी इंदौर जो है, या मध्य प्रदेश में आईआईटी कहां है, पहले ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। मध्य प्रदेश में आईआईटी कहां है, एक ही जगह है, वो है इंदौर। तो पहले छोटी सी किताब आती थी पुणेकर की, उसको पढ़ लिया, काम चल गया। अब क्वेश्चन की वैरायटी बदल दी उनने। अब ये पूछने लगे
जो स्थापना हुई वो कौन से वर्ष हुई? अब अलग अलग बातें, या ये पूछेंगे कि आईआईटी कितने हैं एमपी में, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आईआईटी केवल एक है एमपी में, एक ही है मध्य प्रदेश में, और पहला आईआईटी जो है वो इंदौर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी। और खास बात क्या है, एकमात्र पूरे भारत का शहर है इंदौर जहां आईआईटी और आईआईएम है। ये भी पहले के प्रश्न ऐसे होते थे। वह कौन सा नगर है मध्य प्रदेश का जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं? वो इंदौर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम, प्रबंधन के क्षेत्र की संस्थान होता है, और ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का संस्थान होता है आईआईटी, एक आईआईएम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही संस्थान आपको कहां देखने को मिलेंगे? ये इंदौर में देखने को मिलेंगे। एकमात्र पूरे भारत का नगर है जहां पर आईआईटी और आईआईएम एक साथ हैं, वो इंदौर है। पूछा है आईआईटी के बारे में, मध्य प्रदेश का पहला आईआईटी और एकमात्र आईआईटी इंदौर है, इस बात को याद रखना। और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। कहते हैं इसके पहले निदेशक जो बनाए गए थे तो वो माथुर बनाए गए थे, माथुर, ठीक है, इस बात को याद रखना। आईआईटी इंदौर की स्थापना 2009 में हुई, इस बात को याद रखना, और इंदौर में है। आईआईएम और आईआईटी दोनों ही इंदौर में स्थित है। चलिए देखिए, प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का मतलब होता है एम्स, दिल्ली वाला फेमस है, सबको रटा रहता है। मध्य प्रदेश में भी एम्स है अब, तो वो है कहां एमपी में? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? एम्स कहां स्थित है? एक तो देश की राजधानी दिल्ली में है, तो एक प्रदेश की राजधानी में होना चाहिए। जब कुछ ना बने तो ऐसे टिक लगाना है भाई साहब। एम्स जो मध्य प्रदेश वाला है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसका नाम राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर है। इसका नामकरण राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर है, और इसकी स्थापना 2012 में हुई, एम्स की एमपी में। एम्स का मतलब है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और ये प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है, देखो, खेल की दुनिया के विद्यालय पूछे तो इंदौर, अगर पहला विश्वविद्यालय पूछे तो सागर, अगर संगीत के विद्यालय पहला पूछे तो ग्वालियर, वो ऑप्शन में लिखे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भोपाल 2012 में। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश का नाम राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर पड़ा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष स्थापित हुआ? अब ये तो आपको बनना चाहिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ही है। देखें, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है, आप सबको पता है। कहां पर है? सागर में है। और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और ये एमपी का पहला विश्वविद्यालय है। एमपी का क्या है? पहला विश्वविद्यालय। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष स्थापित हुआ? 1946 में ये बना था कॉलेज, एमपी का पहला विश्वविद्यालय है। और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष स्थापित हुआ, प्रश्न ये पूछ लिया। मतलब इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? ये स्थापित 1946 में हुआ, जिसे हम पहला विश्वविद्यालय मानते हैं, लेकिन इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो इसका आंसर आपको देना है।
इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 2009 में, जबकि ये स्थापित कब हुआ? 1946 में। है कहां पर? सागर में। और एक बात और याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, जिसके नियंत्रण में बहुत सारे कॉलेज आते हैं, जिसका क्षेत्र बहुत ज्यादा है। तो एक और याद रखना, ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। ये क्या है? सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। सागर में है, स्थापना 1946 को हुई और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 2009 में मिला। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में, समझ गए ना? केंद्रीय विश्व, एक स्टेट लेवल पर भी होता है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर इसको मान्यता कब मिली, इस बात को आपको याद रखना, 2009 में केंद्रीय मान्यता मिल गई। चले देखो, वही प्रश्न आ गया जो हमने अभी ऑप्शन में बताया था आपको। धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना कब की गई? पहले तो बताओ, ये धन्वंतरी का संबंध किससे है? उज्जैन से है। कैसे है उज्जैन से? ऐसे हम बता रहे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। एक अकबर के नवरत्न हुए कि एक इनके हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अभी जो 25 तारीख को आईएएस का पेपर हुआ, उसमें प्रश्न पूछा गया, फायान किसके समय भारत में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। वैसे सरल प्रश्न सबसे बन गया होगा, लेकिन अपन ने इनकी चर्चा की है फायान के बारे में, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? यह प्रश्न पूछा है। धन्वंतरी उज्जैन से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। तो राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना उज्जैन में 1958 में की गई। एक यहीं पर अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज भी है, या अष्टांग कॉलेज भी है, पाणिनि कॉलेज भी है, विक्रम विश्वविद्यालय भी है, सब ये उज्जैन में मिलेंगे। संस्कृत नाम के सब यहां मिलते हैं, क्योंकि संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास का संबंध उज्जैन से है। इस बात को, उज्जैन में ही वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के महाकवि थे कालिदास, जिनने 7 रचनाएं हैं, 3 नाटक, खंडकाव्य, 3 नाटक और 2 खंडकाव्य, 2 महाकाव्य रचे हैं। टोटल 7 रचनाएं उनकी, संस्कृत के कवि थे। तो राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1958 में। और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे। और धन्वंतरी का संबंध औषधि से होगा, यानी औषधि के क्षेत्र में नवरत्न में ये काम करते थे। चले, प्रश्न आपके सामने है। मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, यानी यूनान को समर्पित चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थित है? मध्य प्रदेश का यह प्रथम है, बताएं। तो पहले इसके बारे में जान लो। सेफिया, हमीदिया, तिब्बिया, सेफिया, हमीदिया, तिब्बिया, सेफिया, हमीदिया, तिब्बिया, यूनानिया। ये नाम है भैया, हम क्या करें। ये प्रथम यूनानी चिकित्सा कॉलेज का नाम है जो मध्य प्रदेश का है। नाम क्या है? सेफिया, हमीदिया, तिब्बिया, यूनानिया। मध्य प्रदेश के प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय का नाम क्या है, यह भी पूछ सकता है। सेफिया, हमीदिया, तिब्बिया, यूनानिया। और ये कहां पर है? जहां असीरगढ़ का किला है, जो दक्षिण का प्रवेश द्वार है, बुरहानपुर में, जिसे गजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। गांजा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में खंडवा में होता है, लेकिन गजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर है। मतलब ज्यादा लोग होंगे गंजेड़ी यहां पर, इस बात को याद रखना है। अब ऐसा ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो खंडवा है, तो उसे कहना चाहिए गंजेड़ियों का स्वर्ग, लेकिन बोलते कैसे बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग। और ये दक्षिणी जिला है एमपी का। मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में खोला गया, इस बात को याद रखना। दूसरा ग्वालियर से रिलेटेड है, इसका नाम सेफिया, हमीदिया, तिब्बिया, यूनानिया है, जो बुरहानपुर में
है। यानी यूनानी चिकित्सा यहां पर दी जाती होगी या वहां की शिक्षा दी जाती होगी। देखिए अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? बस डायरेक्ट फैक्ट है, बताना है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? कहां होगा ये तो पता है, चित्रकूट पड़ता है सतना में। और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में की गई थी। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में की गई थी और यह कहां पर है? सतना में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1991, 1991 राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए। हाँ, ये थोड़ी कंसेप्चुअल प्रश्न है लेकिन ऑप्शन में फैक्ट है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का औपचारिक आरंभ कब हुआ? मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया? इस बात को याद रखना है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया? देखें, लोक स्वास्थ्य, जब तक आंसर दें, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा, एक डिपार्टमेंट होता है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है, परिवार नियोजन के क्षेत्र में काम करता है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 1981 में चिकित्सा शिक्षा को औपचारिक रूप से आरंभ किया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को औपचारिक रूप से 1981 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया। उद्देश्य क्या होगा आप समझते हैं? चिकित्सा का दायरा बढ़ाना, गरीब लोगों तक चिकित्सा को पहुंचाना और शिक्षा को चिकित्सा से जोड़ देना, या शिक्षा में अब चिकित्सा की शिक्षा भी देने लगना, इसका उद्देश्य यही रहा होगा। तो इसका राइट आंसर वर्ष 1981 है। चलिए अंतिम प्रश्न है, इसे सॉल्व कीजिए। जीवन अमृत योजना कब से प्रारंभ की गई? चलें इसका जवाब दें। जीवन अमृत कंसेप्ट से समझ जाओगे काम क्या करता होगा। बाकी देखें, जीवन अमृत योजना सब डेटें लिखी कोरोना काल की, 2020 2021 2020 2021, सब कोरोना वाली बातें हैं। ये पक्का कोरोना के लिए स्कीम आई होगी। देखो सब कोरोना काल खंड है ये, जब फ्री बैठी थी सरकार भी, क्या करे। ठीक, तो देखिएगा जीवन अमृत योजना कब से प्रारंभ की गई। पहले इसका उद्देश्य, डेट तो हम बता दे रहे हैं आपको। जीवन अमृत और ऐसी योजना कब से प्रारंभ की गई? तो देखिएगा कोरोना काल में प्रारंभ हुई है। काहे के लिए प्रारंभ हुई होगी ये योजना? जीवन अमृत एक शब्द आप कोरोना काल में बार बार सुनते रहे होंगे, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे अंग्रेजी में एक नाम देते हैं इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाना शरीर की। जीवन अमृत वही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। समझ गए बात को? तो कोरोना काल में प्रारंभ हुई जीवन अमृत योजना और इसका उद्देश्य क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम, या कह सकते हैं हम रोग प्रतिरोधक
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई यह योजना। और ये कोरोना काल में 27 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? जीवन अमृत योजना, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कोरोना काल में 27 अप्रैल 2020 को इसे शुरू किया गया या प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को समझे होंगे और चीजों को जान पाए होंगे। तो हम लोगों ने बड़े बड़े खंड जो थे मध्य प्रदेश के, जैसे क्या क्या हमने अभी पढ़ लिया, देखिएगा हम कुछ आपके लिए बताते हैं। मतलब एक बड़ा पार्ट हमने एमपी का कवर कर लिया है। एमपी भूगोल पूरी प्रश्नों के द्वारा पढ़ लिए। आप देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे और कोई भी बुक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे, और पिछले प्रश्न आपसे सभी बनेंगे और आगामी प्रश्न जो आएंगे वो भी बनेंगे कि संभावित प्रश्न क्या हो सकते एमपी। और फिर हमने एमपी का कल्चर यानी संस्कृति को पढ़ा दिया है। फिर एमपी में राजनीति पॉलिटी या राज्य व्यवस्था और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को भी पढ़ा दिया है। इतने पार्ट में, और एक और पढ़ा है, हाँ कल्चर में ही वो चीज शामिल होगी। बड़े बड़े पार्ट है ये, भूगोल, कल्चर, राजनीति और प्रशासन, और कुछ विविध टाइप के 2-3 वीडियो बनाए थे। एमपी में कुछ विविध बातें भी पढ़ाई थी आपको, विविध। और आज पढ़ा है एमपी में एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य। केवल उन बातों को पढ़ा है जो संस्थान है। अभी ये नहीं पढ़ा है कि आंकड़े क्या हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ के जो आंकड़े हैं वो हम करंट में पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा कितना है, साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, इलिटरेट कितने हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के क्या आंकड़े हैं, इन पर हमें आंकड़ों में करना है, वो उसे कहते हैं एमपी की करंट। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।